नमस्कार, फिर पैसा बोलता में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज निफ्टी गिरी, भारी तरह से गिरी, 200 पॉइंट्स के ऊपर गिरी है। बैंक निफ्टी भी भारी गिरावट देखी गई और सेंसेक्स जब मैं देख रहा था 700 पॉइंट के और नीचे गिर गई। हमारे लिए अच्छे दिन है क्योंकि जो सोना के बारे में हम बात कर रहे थे वो सोना बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। लगभग 22 कैरेट गोल्ड 8,000 तक पहुंच गई है, 7,980 रुपया में। अगर आप गोल्ड कॉइन भी खरीदना चाहते हैं तो 7,500 एक ग्राम का हो जाएगा 22 कैरेट। 24 कैरेट गोल्ड जीएसटी और स्टैंपिंग के साथ 24 कैरेट गोल्ड का एक ही कॉइन 9,000 पार कर चुका है। ये मार्केट में ये न्यूज़ है। रुपया का दाम गिरता जा रहा है। आज भी गिरावट थी। जब मैं देख रहा था 5760 पे ट्रेड हो रहा था। एक समय परसों पर रुपया बहुत वीक ट्रेड हो रहा है, 8759 में ट्रेड हो रहा है। एक समय ऐसा है 8780 तक ट्रेड हो रहा था। लगता है कि रुपया प्रेशर में रहेगा और लगता है यार 88 को ब्रीच कर देगा मार्च 31 तक। अगर वो 88 को ब्रीच नहीं करता है, वो सिर्फ एक ही कारण है क्योंकि आरबीआई डॉलर बेचती है। जब मल्होत्रा साहब ने अपना बजट अपना रेट कट अनाउंस किया, मैंने आपको 3 बात बोला था। यह मार्केट गिरेगा। मार्केट लगभग 380 पॉइंट गिर चुका है उधर से निफ्टी, और सेंसेक्स लगभग 1000 पॉइंट गिर चुकी है। दूसरी बात मैंने कहा कि गोल्ड की दाम में वृद्धि आएगी, वो वृद्धि आ रही है। तीसरी बात मैंने बोला रुपये प्रेशर में रहेगा और प्रेशर में बढ़ जाएगा, प्रेशर हो रहा है। चौथे बात मैंने बोला इसके कारण मुद्रास्फीति इंक्रीज होगी, इन्फ्लेशन भी इंक्रीज होगी। वैसे ही हो रहा है क्योंकि ब्रिटानिया की चीफ वरुण बेरी ने बोला है कि वो कॉस्ट को इंक्रीज करेंगे क्योंकि ये शॉर्ट टर्म सर्ज नहीं है। तो ये सब अच्छे हैं। तो अब क्या, जो पहले टारगेट ले मैंने दिया था उसको पार कर कर चली गई है गोल्ड। तो लगता है मुझे अगर 24 महीने में ऐसे ही इकोनॉमिक कंडीशंस रही है, गोल्ड 22 कैरेट 10,000 तक जा सकती है और 24 कैरेट 10,750 तक जा सकती है। तो इधर से 15% का इजाफा गोल्ड में हो सकती है। तो आप गोल्ड खरीद सकते हो। अगर कुछ शॉर्ट टर्म करेक्शंस आए, वो 100-200 रुपया का करेक्शन आएगा, उसमें हम गोल्ड खरीद सकते हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? कि संजय मल्होत्रा साहब रेट कट में जिद है, इसलिए रुपया का दाम गिरेगा। जब रुपया का दाम गिरेगा, सोना का दाम ऊपर जाएगा क्योंकि हम सारे सोना इंपोर्ट करते हैं। दूसरी बात, अमेरिका में ट्रंप टैरिफ लगाना शुरू कर दी। इससे उनकी इनपुट कॉस्ट इंक्रीज होंगी, कंज्यूमर गुड्स की कॉस्ट इंक्रीज होगी। उसी समय में टैक्सेस को भी काट रहे हैं, इसीलिए इन्फ्लेशन कम होने का कोई गुंजाइश नहीं है। तो अमेरिका में रेट कट अभी जल्दी में नहीं आएगा। जब रेट कट आएगा तो गोल्ड का दाम और ऊपर चला जाएगा। सो लगता है कि अभी गोल्ड के लिए सारे वातावरण, जियोपॉलिटिकल, अमेरिकन इकोनॉमी और भारत की इकोनॉमी और सारे अलाइंड है, और इसीलिए गोल्ड 10,000 के पार करना तय है। लेकिन आपको 24 महीना वेट करना पड़ेगा। इस बार हम लकी थे कि मैंने 18 महीना बोला, लेकिन 3 महीने में ही इस गोल्ड ने इस लिमिट को पार कर दी। तो ये रहा न्यूज़ गोल्ड और रुपये के बारे में। दूसरी बड़ा खबर ये है, ट्रंप ने 25% टैरिफ लगा दी एल्यूमिनियम, स्टील और सारी मेटल्स की। इसकी रिएक्शन में आज मेटल इंडेक्स 3% नीचे आई। इस मेटल इंडेक्स पे 3% नीचे आने से हमें कोई फायदा नहीं है क्योंकि हमारे पास सिर्फ टाटा स्टील का कंसिडर्ड स्टॉक पड़ा है और वो हमने 100 के नीचे खरीदा है और 100 के नीचे कंसिडर किया है। अभी इसमें कोई चिंता का बात नहीं है, अभी कंसिडरेशन के रेंज में नहीं है, लेकिन मार्केट को वो नीचे लाएगा, मार्केट को और प्रेशर में लगेगा। यही एक एडवांटेज हमको है कि सारे स्टॉक्स नीचे आएंगे। दूसरी बात है संदीप टंडन साहब के बारे में और क्वांट म्यूचुअल फंड की। लोग जब पिछले साल और उसके प्रीवियस ईयर में मुझे म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहे हैं, उन सारे मीडिया में ये चल रहा था, तहलका मच रहा है कि क्वांट अच्छा परफॉर्म कर रही है। तभी मैंने दूसरी चैनल मनी पेज में कहा था सब सावधानी से काम लें।
क्योंकि पिताजी कंप्लायंस ऑफिसर हैं, बेटा फंड मैनेजर और सीईओ है, तो कुछ हो सकता है। उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी कंटिन्यूसली शिफ्ट करती रही। उन्होंने सारे स्टॉक्स स्मॉल कैप स्टॉक्स में लगी और स्मॉल स्टॉक्स टैंक होना शुरू हो गया। सो हर पोर्टफोलियो में एक डिफेंसिव स्टॉक होना चाहिए। हम अपना पोर्टफोलियो में गोल्ड को डिफेंसिव स्टॉक रखते हैं। उन्होंने क्या किया, अपना डिफेंसिव पोजीशन उन्होंने रिलायंस और रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में लगाया। तो रिलायंस में गुड ये स्टॉक लगने से क्या प्रॉब्लम हो गया, रिलायंस अब तक 17% नीचे गिर गई, जियो फाइनेंशियल 31% नीचे आ गई है और जस्टैल 33% नीचे आ गई है। उन्होंने जो पैसा जो लगाया, जो डिफेंसिव पोजीशन मार्केट की, उनकी फंड की सब्सटेंशियल पोजीशन लगभग 20% की पोजीशन, उसमें 65% रिलायंस में, 32% जियो फाइनेंशियल में और 2% में जियो जस्टैल को लगाया। इस सारे नीचे आ रहे हैं, डिफेंसिव स्टॉक ही प्रेशर में आ गई है, सो इसका नेगेटिव रिटर्न्स एक्सपेंड होना शुरू हो गया है। तो मैंने आपको सबको यही क्या एडवाइस दिया था कि आप अपना एक्टिव म्यूचुअल फंड से पैसा बाहर निकले और एक्टिव पैसा को बॉन्ड में रखें, ताकि जब मार्केट एंड पॉइंट तक करेक्ट हो जाती है तब आप इस पोजीशन को रिवर्स कर आप फिर से इक्विटी में जा सकते हैं। रिलायंस में क्या प्रॉब्लम है, क्यों रिलायंस प्रेशर में है, इसका जवाब मैं ऐसा दूंगा। रिलायंस प्राइमरली क्रूड इंपोर्ट कर और उसे अपने जामनगर फैक्ट्री में रिफाइन कर दुनिया को एक्सपोर्ट करती है, प्राइमरली यूरोप को एक्सपोर्ट करती है। लेकिन क्या हुआ गया है कि चाइना में ही डिमांड कोलैप्स हो गया और यूरोप में भी डिमांड कोलैप्स हो गया गैसोलीन और डीजल का। इसीलिए एक्सपोर्ट करना बहुत बड़ा मुश्किल हो रहा है रिलायंस को। इसीलिए हैप्पी नवर के बहाने में इंडिया में गवर्नमेंट रिटेलर से कम स्टॉक बेच रही है, क्योंकि यूरोप में सेल्स नहीं है। सारे जो इंटरनेशनल एफआईआईज हैं, इनको ये सब पता है। उन्होंने इस स्टॉक को पिछले 2 साल से शॉर्ट कर रहे हैं और ये स्टॉक 52 वीक लो के आसपास है। जियो फाइनेंशियल में लोगों है, पैसा है, एक बड़ा चंक का रिलायंस इन्वेस्टमेंट स्टॉक भी है, लेकिन बड़े ढंग से बिजनेस धूमधाम से शुरू नहीं हुआ है। वो सिर्फ ये कर रही है, जो लोग जियो में गुड्स खरीद रहे हैं उसको लीज रेंटल में दे रही है। ये इतना बड़ा बिजनेस नहीं है। अभी तक उन्होंने गलती हो गई, ब्लैक रॉक से जो टाई अप किया है वो टाई अप अभी तक टेक ऑफ नहीं हुई है और कोई बड़ा स्टॉक म्यूचुअल फंड स्कीम उन्होंने लॉन्च नहीं की है। तो ओवरऑल जियो फाइनेंस प्रेशर में है। जस्ट डायल एक लुकअप डायरी है, लेकिन जो इंटरनेट की स्प्रेड के बाद जस्ट डायल जैसा सर्विस का कोई उपयोग नहीं है, वो स्लोली डिक्लाइन हो रही है। यही रिलायंस का हाल है, इसीलिए प्रेशर में है। अनलेस क्रूड डीजल और पेट्रोल का डिमांड बढ़ता नहीं है, सो रिलायंस का प्रेशर जारी रहेगा। ये बहुत बड़ा मुश्किल है। और दूसरी बात है कि उन्होंने बहुत सारे डॉलर कर्ज लिए हैं और डॉलर कर्ज को रिटर्न करने में उनको डॉलर इनकम चाहिए, लेकिन जो उनका सब वो इंडियन रुपी में आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम जो वेदांता में बहुत सीरियस है, वही प्रॉब्लम इसमें थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। इसीलिए स्टॉक उठ नहीं रहा है और ये प्रेशर में बहुत ज्यादा है। इसीलिए ही क्वांट भी प्रेशर में है। आप इसे सब्र से काम लें और देखें, केयरफुली डील करें। अगली बात यह है कि जिन स्टॉक के बारे में बात कर रहा था, तंगमई ज्वेलरी, उनका उम्दा रिजल्ट आया है। इस रिजल्ट में उनकी सेल 26% ऊपर गई है, प्रॉफिट्स भी बहुत ज्यादा है। लेकिन हम इस समय इस स्टॉक को देख ही सकते हैं, कंसिडर नहीं कर सकते हैं। हीरा का सुई है, सो ये स्टॉक यही रिटर्न हो रही है, इसमें बड़ा कोई डेवलपमेंट नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने 2 साल पहले इसको कंसिडर किया है, उनके लिए अच्छे दिन है और इसको रख सकते हैं। सारी बैंक स्टॉक्स में करेक्शन है, जिनके बारे में बहुत बार मैंने जिक्र की है। इन बैंक स्टॉकों पे आप कंसिडर कर सकते हो। मेरे पटाखे लिस्ट में जो जो स्टॉक्स है, इसको कंसिडर कर सकते हो। आईटीसी को भी कंसिडर कर सकते हो। महिंद्रा एंड महिंद्रा की स्टॉक, जिसको मैंने 3 साल के पहले कंसिडरेशन के लिए अपने सिस्टर चैनल में बताया था, वो उम्दा रिजल्ट दिखा रही है महिंद्रा थार और थार रॉक्स के कारण।
और दूसरी बात ये है, एग्रीकल्चर बहुत अच्छी की है परफॉर्मेंस, और एग्रीकल्चर अच्छी परफॉर्मेंस करने की वजह बदौलत उनकी ट्रैक्टर सेल्स भी इम्प्रूव हुई है। लेकिन महिंद्रा एंड महिंद्रा एक दूसरे काम भी करती है, वो अनेक लिस्टेड कंपनीज ऑफ महिंद्रा ग्रुप का होल्डिंग कंपनी भी है। सो इसे वैल्यूएशन पार्ट बाय पार्ट्स भी करना है, आप कर सकते हो, आप डिसाइड कर सकते हो क्या आपको इसमें वैल्यू मिल रही है। हीरो मोटर्स में बड़ा तब्दीली आया है, सीईओ को सडनली बर्खास्त किया गया है, लेकिन ऑफिशियली बोला है कि उनकी कोई प्रॉब्लम्स है इसीलिए वे जा रहे हैं। लेकिन परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं है, पिछले 9 महीने की सेल्स में कुछ कमी है। बजट के बाद सारी स्टॉक्स की इम्प्रूवमेंट है, लेकिन हीरो में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। इसीलिए हीरो को प्रेशर है कि उनकी सेल्स वो नहीं रहे हैं, क्योंकि उनके पास हार्ली डेविडसन के अलावा हेवी ड्यूटी बाइक्स नहीं है। तो इसीलिए स्टॉक अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है पिछली 1-2 साल से, क्योंकि इसकी एक्सपोर्ट्स भी बहुत कम है, सिर्फ 6% ऑफ टर्नओवर एक्सपोर्ट्स हो रही है। लेकिन अगर ये स्टॉक इधर से कनेक्ट होती है तो हमको कंसिडर करने के लिए अच्छा मौका है, क्योंकि उनकी बड़े एसेट बेस है, 2-3 कंपनियां हैं जो स्पिन ऑफ हो सकती हैं, और ये तरह में उनका 45% स्टेक है। तो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन मसल में अगर ये तर कंबाइन हो जाती है तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट दिखेगा। मेटा में भी न्यूज़ है कि मेटा ने अपना 5% लोगों को नौकरी से बर्खास्त कर दी है। ये कल मैं इन्फोसिस के बारे में बात कर रहा था मेरे तमिल चैनल में, जहां 700 लोगों को नौकरी से बाहर निकाला गया है मैसूर में। ये और बढ़ेगा, क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपना लो एंड स्टाफ्स को रिप्लेस कर लेगी, तो ओवरऑल नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पीपल इन आईटी श्रिंक हो जाएगी। तो इस बार इसी रूप से देखने से जो आईटी की स्टाफ को सैलरी हाइक मिली है बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद में, वो सिर्फ 3 से 6% है। तो इन लोगों को इन्फ्लेशन तक की रिलीफ नहीं मिली है और रियल इनकम में डिक्लाइन है। तो ये सेक्टर बहुत मुश्किल में जा रही है। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।